आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस अक्टूबर 2021 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों से ही शेयर कीजिएगा क्योंकि वे आपके क्लासमेट हैं और उनकी हेल्प कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एमसीक्यू टाइप के लिए ही केवल, और उसके बाद में सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में नंबर एलोटेट किया गया है और आपके सही आंसर के लिए नंबर दिया जाएगा, तो सही से आंसर को लिखिए और समझिएगा। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1.1, जिसमें घनत्व की इकाई बतानी है आपको। तो देख लीजिए, सही उत्तर होगा केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन। तो मात्रा की इकाई अगर मैं सीजीएस में लूँ तो वह हो जाएगा केजी, और आयतन का अगर इकाई में लिखता हूँ तो वह हो जाएगा एसआई पद्धति में ही मीटर टू द पावर 3, मतलब घन मीटर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखें, केजी पर मीटर क्यूब, मतलब केजी घन मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1.2 को देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आंसर कौन सा होगा, मार्क किया हुआ है, किंतु उसके पहले आपको कुछ चीज़ को समझ लेना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से आप देखते जाइए और समझिए क्या बताया जा रहा है। स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी सारे आंसर को मिस कर जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। लवण मतलब नमक, सॉल्ट के जलीय घोल के साथ रिंग टेस्ट किया गया और एक भूरे रंग का रिंग देखा गया। इस परीक्षण का परिणाम लवण में एक आयन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। कौन सा वह आयन है, नाइट्रेट। एक्चुअल में यह आयन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग रेडिकल बोलेंगे, ठीक है, मूलक बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा है, एन है और ओ है ना। तो नाइट्रेट हो गया NO3। क्या होता है इस रिंग टेस्ट में, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जब हम लोग परख नली में समान परिमाण में हम लोग ले लेते हैं जो सॉल्ट है, और उसके बाद में हम लोग फेरस सल्फेट का ताज़ा घोल तैयार करते हैं और परख नली में हम लोग उसको रख लेते हैं। ठीक है, और जब रख लेते हैं और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड बूंद बूंद करके डालते जाते हैं। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड भारी होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब परख नली से या टेस्ट ट्यूब से भीतर की ओर प्रवेश करता है तो वह सॉल्ट और फेरस सल्फेट के मिश्रण को हटाते चलता है, विस्थापित करता है। ठीक है, और वह सॉल्ट जो है, लवण है, उसमें नाइट्रेट उपस्थित रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर दोनों द्रव्यों का मिलाप होता है, जहाँ पे मिलते हैं जंक्शन पे, उस जगह पे एक ब्राउन रिंग तैयार हो जाता है, भूरे रंग का एक वलय तैयार हो जाता है। इसी से पता चलता है कि इस लवण में नाइट्रेट रेडिकल की उपस्थिति है। ठीक है, यह रिंग जो बना वह एक प्रकार का अस्थायी यौगिक, जिसको नाइट्रोसो फेरस सल्फेट कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट के कारण होता है, जिसको अगर आप सेक कर देंगे, हिला देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट के कारण ही ब्राउन रिंग बनता है। ठीक है, तो नाइट्रेट की पहचान करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं वह है रिंग टेस्ट, जो ब्राउन रिंग बनता हुआ दिखता है। और इसमें कौन सा कंपाउंड बनता है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनता है, जिसके कारण से ब्राउन रिंग दिखता है।
यह भी याद रखिएगा कि यह एक परमानेंट कंपाउंड नहीं है, टेम्प्रोरी है, क्योंकि जैसे आप सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो गायब हो जा रहा है रिंग। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आप याद करके रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी विस्तृत रूप से बता दिया। 1.3 को देखिए। 1.3 को जब आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा वह मिश्रण जो कोलाइड नहीं है, इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, आप मिश्रण जब जानते हैं या घोल के बारे में बताना है, एक्चुअल में यहाँ पे वह घोल जो कोलाइड नहीं है, बोलने से भी अच्छा रहता। तो आप मिश्रण है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सॉल्यूशन वाला पार्ट, चौथा वाला पार्ट पढ़ चुके होंगे, उसी में आपको इस टॉपिक को पढ़ने को मिलता है। तो जब आप पढ़ते हैं तो घोल के बारे में तो ट्रू घोल, ठीक है, उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। इन 3 चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो आपको ये इनके जो कण होते हैं उनका व्यास के बारे में जानते हैं। और इसी क्रम में जब आप चर्चा करते हैं ट्रू सॉल्यूशन का, तो उसमें आप पाते हैं कि इनमें जो घुलित रहेगा उनके कणों का व्यास 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, उसी तरह से कोलाइडल जब हो जाता है तो कोलाइडल का जो कणों का व्यास होता है वह 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻5 के बीच में होता है। और आलम्बन जिसको सस्पेंशन कहते हैं उसका 10⁻⁻5 से सेंटीमीटर से 10⁻3 सेंटीमीटर के बीच में इनका डायमीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो यह तो हो गया इसका डायमीटर। अब आप जब कोलाइडल को छानते हैं तो पार्चमेंट पेपर से ही छान सकते हैं, फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद करके रखना होगा। तो जब कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में आप स्टडी करते हैं तो यह एक स्थायी असमांगी व्यवस्था है। ठीक है, तो कई फैक्ट आप जान गए, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं कोहरा के बारे में, गोल्ड सॉल्ट के बारे में, दूध के बारे में, तो ये सब कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इस घोल के कण बहुत समय के बाद भी बर्तन के पेंदी में नहीं बैठते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, किंतु चीनी का घोल जो है वह ऐसा नहीं करता है, यह समांगी पारदर्शक घोल बनाते हैं। तो यह एक ट्रू सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल नहीं है अगर बोला जाए तो कौन सा हुआ, चीनी का घोल, जल में घोल जो है वह कोलाइडल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसकी स्टडी पॉइंट का थंबनेल, क्लास 9 का अक्टूबर 2021 फोर्थ सीरीज़ का। अक्टूबर 2021 के मॉडल एक्टिविटी टास्क को फोर्थ सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। आप इन थंबनेल की मदद से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन जो है, जल में पोटेशियम नाइट्रेट का विघटन एंडोथर्मिक है। आप जानते हैं एंडोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक है। इसके बावजूद आप देखिए क्या होता है, घोल का तापमान बढ़ा दिया जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता में क्या परिवर्तन होगा यह बताना है। ठीक है, घोल वाले पार्ट से ही दिया गया है क्वेश्चन। आप अपने बुक को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि पोटेशियम नाइट्रेट जल में साधारणतः क्या रहता है, घुलनशील होता है। ठीक है, यहाँ पे तक लिखा गया, उसको सुधार लीजिएगा। साधारणतः घुलनशील होता है। तापमान के बढ़ने पर जल में पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता जल में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं बता दूँ, आप अपनी किताब में पढ़े भी होंगे। ठीक है, होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल में 133 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुलता है। वहीं 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 316 ग्राम प्रति लीटर हो जाता है।
और जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट को घुलाते हैं तो 2460 ग्राम प्रति लीटर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तापमान के बढ़ने के साथ साथ में पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, याद करके रखिएगा सारे पॉइंट सब। 2.2 को देखिए, उत्प्लावकता बुयेंसी की एसआई इकाई क्या है, तो इसकी इकाई हो गई न्यूटन। 2.3 को देखिए, जूल और अर्ग के बीच में संबंध स्थापित करना है या बताना है आपको, तो आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी देख सकते हैं। तो आप देखिए, 1 जूल मतलब होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। 1 न्यूटन को रिप्लेस जब करेंगे तो 10⁵ डाइन हो जाएगा, और मीटर को रिप्लेस करेंगे तो 10⁻², मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 और 2 मिलकर 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो गया। डाइन सेंटीमीटर हो जाता है क्या, अर्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, याद करके रखना होगा, कार्य की इकाई में आता है क्या, जूल और अर्ग दोनों। सीजीएस इकाई है अर्ग और एसआई इकाई है जूल। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ के रखिएगा, याद करके रखिएगा, तो आपको आसानी से सारे सॉल्यूशंस करने में सुविधा होगी। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों को काफ़ी सारा इंस्पिरेशन मिलता है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह दिया गया है मॉडुलस, यंग मॉडुलस पे आधारित। ठीक है, तो यंग मॉडुलस पे आधारित क्वेश्चन है। आप इलास्टिसिटी वाला पार्ट से पढ़ सकते होंगे या पढ़े होंगे, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर 3 में दिया गया है इलास्टिसिटी, जिसमें आप हुक्स का नियम या यंग्स मॉडुलस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है एक धातु का यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता कितना है दिया गया है, गुणांक 9.8 इंटू 10⁻11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस कथन से क्या समझते हैं, या फिर इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो लाइन दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ लीजिए। धातु के तार में एक इकाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्घ्य प्रतिबल को उत्पन्न करने के लिए तार के प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन में 9.8 इंटू 10⁻11 डाइन बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, हूबहू ऐसे लिख लीजिए, आप याद कर लीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स सब हैं, आपको इसमें थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कुछ बैकग्राउंड देते हुए, आप याद करके रखिएगा। ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे थॉमस यंग, उन्हीं के नाम पर इस कांस्टेंट का नाम, ठीक है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं यंग मॉडुलस नाम दिया गया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, और उन्हीं के नाम पर, थॉमस यंग के नाम पे इसका नाम यंग मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट सब याद रखना है आपको। इसकी जो इकाई होती है इसको हम लोग पास्कल में, एसआई यूनिट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, याद करके रखिएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर यूज़ करते हैं एसआई यूनिट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीजीएस में लिखा हुआ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखते हैं, जिसमें जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन दिया गया है, और आपको बताना है कि क्या होता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। तो जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र जलीय घोल से गर्म किया जाता है, दोनों को मिलाकर, तब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। रिएक्शन देख लीजिए, जिंक प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2 बाहर निकल रहा है। इतना लिख लीजिएगा, रिएक्शन को दिखाना जरूरी है, बैलेंस करके दिखाइएगा। 3.3 को देखिए,
इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो घुलित है, सॉल्यूट है, वह कितना है, 54 ग्राम है, और जो घोलक है, सॉल्वेंट, वो 150 ग्राम पानी है। इन दोनों को मिलाने से एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। तो आपको बताना है सेम टेम्परेचर पर पदार्थ की घुलनशीलता कितनी होती है। आप जानते हैं घुलनशीलता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है, देख लीजिए, ठीक है, घुलित का भार बटा घोलक का भार होता है। तो इसी फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है और लिखना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको लिख लीजिए पहले, घुलित का भार बराबर 54 ग्राम, घोलक का भार बराबर 150 ग्राम। तो घुलित का भार की जगह में लिख लीजिए 54, फिर घोलक के भार की जगह में लिख लीजिए 150, 0 0 कट गया, ठीक है। फिर आप काटिए, पहाड़ा से काटिए, उसके बाद में ऊपर में, ठीक है। काटने के बाद में आप कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो देखिएगा इसका आंसर आएगा 36। ध्यान से देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 0 0 को काट दिए हैं, फिर पहाड़ा पढ़िए, ठीक है, पहाड़ा पढ़ के काटिए, किससे, 5, ठीक है, 5 ने काटा, 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 27, 3 ने काटा 54 को, कितने बार, 18 3, ठीक है, फिर 18 और 2 मिलकर 36 हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, 36। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान या मात्रा की वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना करें जो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से या वेग से गति कर रहा है या फिर वेग से चल रहा है। यह है क्वेश्चन। वस्तु के लिए मात्रा दिया गया है 1 kg और वेग दिया गया है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा मतलब होता है 1/2 mv²। तो m का वैल्यू 1 kg लिख दिया और v की जगह में 1 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर लिख दिया। तो 1 1 सारा गुना हो गया तो 1 ही होगा, 1/2 और kg फिर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ लेना है, याद करके रखना है कि kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलकर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन हो जाता है और एक मीटर बच गया, तो न्यूटन और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल में लिखते हैं, इसीलिए 1/2 जूल लिखे हैं। और जब 1 को 2 ने डिवाइड कर दिया तो हो गया कितना, 0.5 जूल हो गया, ठीक है। स्क्रीन पर मैं लिखता हुआ दिखा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और एक यह हम लोग बात कर रहे हैं वर्क के लिए, और उसके बाद में वर्क की इकाई और एनर्जी की इकाई सेम होती है, इसीलिए आप एक ही कंसेप्ट को लेके चल सकते हैं। किंतु वही जूल पर सेकंड अगर हो जाएगा तो पावर में आएगा, और पावर में आने से वॉट हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात समझ लेना है, आप जान के रखिएगा। न्यूटन मीटर रहेगा तो जूल लिखेंगे, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। कैसे आया जूल वह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस क्लास 9 अक्टूबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिए और समझिए, इसमें उदाहरण आपको देना है। ग्रेविटी कार्य कर रहा है वो ऐसा एग्जाम्पल देना, तो एक वस्तु का नीचे की ओर गिरना, गुरुत्व के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य, तो एक वस्तु को ऊपर उठाया जाना, जैसे आप मान लीजिए कुछ चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, वस्तु के विस्थापन के बावजूद गुरुत्व कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा उदाहरण देना। तो एक व्यक्ति का अपने हाथ में सूटकेस लेकर चलना, या कहने का मतलब है कि सूटकेस के विस्थापन की दिशा क्षैतिज रहते हुए चलना, है ना। इसमें होता क्या है, जब आप सूटकेस लेकर चलते रहते हैं तो यहाँ पर इस फैक्ट को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। जब आप सूटकेस को लेके चल रहे हैं तब होता क्या है, सूटकेस के विस्थापन की दिशा क्षैतिज होती है, सूटकेस पर लगने वाला गुरुत्व बल की दिशा नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर तल में होता है, अतः बल और विस्थापन की दिशाएं समकोणीय होती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो यह फैक्ट आप जब कार्य वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 4.2 है, यह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे एकदम काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि
अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप मिस कर जाएंगे कि कैसे कैलकुलेशंस हो रहा है। सुक्रोज का जो ग्राम आणविक भार जो होता है वह 342 होता है ग्राम, इसलिए ग्राम मैंने बोला। और का 34.2 ग्राम मात्रा को 500 ml घोल में घुलाया गया है। तब आपको मोल प्रति लीटर और ग्राम प्रति लीटर इकाई में सांद्रता ज्ञात करना है घोल का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लिए, याद रखिएगा 34.2, तो इसलिए हम लोग इसमें निकालेंगे वैसे ही। देखिए सुक्रोज का ग्राम आणविक भार या आणविक भार कितना है 342, 342 ग्राम। 342 ग्राम सुक्रोज मतलब हो गया 1 मोल सुक्रोज। तो 1 मोल बराबर कितना होगा 1/342। तो क्वेश्चन में दिया गया 34.2 ग्राम, तो उसमें कितना हो जाएगा देखिए। तो इसका अगर पॉइंट हम लोग नीचे ला देंगे तो 1/10 हो जाएगा, है ना। 342 कट गया तो बचा कितना, आप ध्यान से देख लीजिए, बच जाएगा डायरेक्टली 1/10 मोल सुक्रोज बच जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 1/10 मोल सुक्रोज ही है जो 500 ml में है ना। इसलिए 500 ml घोल में सुक्रोज बराबर कितना हो गया 1/10 मोल। इसलिए एक में कितना होगा 1/10 गुना 1/500। तो हम लोगों को प्रति मोल निकालना है, प्रति लीटर निकालना है, मोल प्रति लीटर। इसलिए 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 1000। तो कितना हो गया, ज़्यादा होगा इसलिए गुना हो गया। 500 काटा 1000 को 2 बार, तो 2/10 मतलब 0.2 मोल हो गया। तो घोल की सांद्रता कितनी हो गई 0.2 मोल प्रति लीटर। 0.2 मोल प्रति लीटर घोल की सांद्रता मोल प्रति लीटर में हो गई। अब आपको ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। 500 मिलीलीटर घोल में सुक्रोज है कितना 34.2 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसलिए 1 मिलीलीटर में बटा में आ गया 500, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। गुना करेगा ज़्यादा होगा इसलिए गुना साइड में आ गया। 500 1000 को काटा कितने बार 2 बार, 2 ने गुना किया 34.2 को तो 68.4 हो गया ग्राम। इसलिए घोल की सांद्रता कितनी हो गई 68.4 ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, मोल प्रति लीटर में घोल की सांद्रता 0.2 मोल प्रति लीटर और ग्राम प्रति लीटर में आप निकाल रहे हैं 68.4 ग्राम प्रति लीटर। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस क्लास 9 अक्टूबर 2021 आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करके बताइए, लिखिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कोई डाउट हो तो हम लोग बताएं। वीडियो को सही से सुनते हुए आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा, तो आप केवल आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क का, आप समझ नहीं रहे हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।